सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए जितना ज़रूरी है निरंतर लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहना, उतना ही ज़रूरी होता है यूपीएससी की गाइडलाइंस को फॉलो करना। यदि आप गलत तरीके से फॉर्म भर के आ जाते हो, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ ऐसा कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर किसी भी कारण से आप यूपीएससी के किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो आपकी उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को A to Z समझने वाले हैं, ताकि ऐसी किसी नौबत का सामना आपको ना करना पड़े, ऐसी कोई अनहोनी आपके साथ ना हो जाए। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका IAS फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप देख रहे हैं हमारा कोर्स IAS बिगनर्स। ये हमारे कोर्स का तीसरा लेक्चर है, जिसका नाम है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। अब तक हम लोग 2 लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स और सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो पिछला हमारा लेक्चर था, उसमें हमने बात करी थी अबाउट सिविल सर्विसेज, DOPT और रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैडर सिस्टम को जाना था, 5 जोन में बटे हैं हमारे पूरे कैडर, पूरे भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। फिर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है उसके बारे में देखा था, और हायरार्की तथा सैलरी की बात करी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द UPSC, मतलब UPSC को जानेंगे कि UPSC क्या है। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स वगैरह को देखेंगे कि कैसे पात्रता और जो प्रयासों की संख्या है वो डिसाइड होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखेंगे और एग्ज़ामिनेशन प्लान की बात करेंगे, और लास्ट में हम फिर रिज़ल्ट तक पहुंच के एग्ज़ामिनेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सावधानियां अपनानी चाहिए उनको देखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं UPSC के बारे में। तो जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हो, UPSC, इसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस अर्थात लोक सेवा, इसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। अब ये संघ कहाँ से आया, तो ये भारत के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जिस लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं वो है हमारा देश का लोक सेवा आयोग। ठीक है, सेंट्रल लेवल का लोक सेवा आयोग, तो उसको हम UPSC कहते हैं। तो इसी UPSC के बारे में हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति को हम देखते हैं। तो यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। पहली बात तो स्वतंत्र है, और दूसरी बात संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय या ऐसी संस्था जिसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। तो भारत के संविधान में भाग 14 में आपको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में मिल जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी मिलेगा, लेकिन वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। सो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको भाग 14 में मिलेगा संविधान के। वहाँ पर उसकी स्थिति, गठन और जो उसके दायित्व वगैरह हैं, कार्य, वो सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। सो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य बेसिकली 2 हैं, जिसमें पहला तो ये है कि परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा जो कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का, वो है सरकार को परामर्श देना। किन मामलों में परामर्श देना, तो वही भर्ती की या नियुक्ति की प्रक्रिया इत्यादि में परामर्श देना, या फिर किसी अधिकारी या कोई भी सिविल सर्वेंट के ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है तो उसके संबंध में सरकार को परामर्श देना। सो बेसिकली ये 2 कार्य हैं UPSC के। इसके बाद फिर हम देखते हैं UPSC का जो एड्रेस है या अवस्थिति है। तो नई दिल्ली में शाहजहां रोड पर धौलपुर हाउस के नाम से जानी जाती है वो बिल्डिंग, जहां से UPSC अपना काम ऑपरेट करता है। ठीक है, सो धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली, ये हो गई लोकेशन हमारे UPSC की, संघ लोक सेवा आयोग की। आयोग की 2 वेबसाइट होती हैं जिनके माध्यम से वो अपने पूरे कामों को अंजाम देता है। एक तो उसकी मुख्य वेबसाइट है जिसको हम upsc.gov.in के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है upsconline.nic.in। ठीक है, तो UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग वो संस्था है जो हमारे लिए इस परीक्षा का आयोजन करता है, जिस परीक्षा को आप देने का सोच रहे हो। ठीक है, और कल हम लोगों ने एक चर्चा करी थी कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है वो DOPT के दिशा निर्देशन में काम करता है। सो ये था UPSC के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स को, मतलब पात्रता को तथा प्रयासों को। पात्रता का मतलब होता है कि कौन कौन व्यक्ति इस परीक्षा को देने के लिए पात्र हैं। सो इसमें सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें, शैक्षणिक पात्रता की,
तो न्यूनतम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी व्यक्ति को होना चाहिए। वो किसी भी विषय से हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर कोई अन्य एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो सकता है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बेसिक योग्यता है वो है कि जो कैंडिडेट है, जो एग्ज़ाम देने का सोच रहा है, वो उस वर्ष में, जिस वर्ष में एग्ज़ाम होने वाला है, 1 अगस्त तक 21 वर्ष का पूरा हो जाना चाहिए। मतलब उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली होनी चाहिए उसको, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, 1 अगस्त से ही गणना होती है यूपीएससी की। अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो हमारे वर्ग हैं पूरे भारत में, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है एज लिमिट का और अटेम्प्ट्स का। तो जनरल के लिए यदि आप एज लिमिट देखो तो अभी वर्तमान में 32 साल है कि 32 वर्ष व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि 32 वर्ष होने के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं, 1 अगस्त तक 32 वर्ष पूरे नहीं होने चाहिए तो वो व्यक्ति जनरल मामलों में एग्ज़ाम दे सकता है। ओबीसी को 3 वर्षों का रिलैक्सेशन होता है। तो मतलब ये है कि व्यक्ति ने यदि 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा 35 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं 1 अगस्त तक, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। एससी एसटी के लिए 5 वर्षों का रिलैक्सेशन रहता है, दोनों के लिए सेम बात है। अब हम देखते हैं अटेम्प्ट्स को। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसके बाद ओबीसी वालों के लिए 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा होते हैं। एससी एसटी वालों के लिए अटेम्प्ट्स का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं बशर्ते वो 37 साल के आयु को पूरा ना किए हों। सो ये था जनरल आपका एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मुद्दे पर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूपीएससी की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। यूपीएससी केवल सिविल सेवा का एग्ज़ाम नहीं लेता है, वो बहुत सारी और भी परीक्षाओं का आयोजन करता है और साल भर में वो बहुत सारी परीक्षाएं लेता है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है कि साल भर के लिए एक पूरा कैलेंडर जारी कर देता है। उस कैलेंडर में लिखा रहता है कि भाई हम जनवरी में कौन सा एग्ज़ाम लेंगे, फरवरी में कौन सा लेंगे, मार्च में कौन सा, अप्रैल में कौन सा, मतलब जब भी उसको जो उसका शेड्यूल होता है उस हिसाब से वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक डेट जारी कर देता है एक कैलेंडर के माध्यम से, और फिर पूरे साल भर वो उसी के अनुरूप चलता रहता है। क्या क्या रहता है कैलेंडर में? तो सबसे पहले तो क्रम संख्या ऑब्वियसली रहेगी, उसके बाद उस परीक्षा का नाम, जिस परीक्षा को वो लेने वाला है, फिर उसी परीक्षा की अधिसूचना की तिथि। अधिसूचना मतलब होता है नोटिफिकेशन, कि जिस परीक्षा की वो चर्चा कर रहा है यूपीएससी, उसका नोटिफिकेशन किस डेट को आएगा। और नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि उस डेट से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है इसको इम्पॉर्टेंट के तौर पे। तो अधिसूचना की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी दिन से फॉर्म भरने शुरू होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रहती है उसका भी मेंशन रहता है कैलेंडर में। उसके बाद परीक्षा कब शुरू होगी, देखो ये तो फॉर्म भरने की डेट्स हैं, परीक्षा की डेट भी उसमें रहती है और साथ में परीक्षा की समयावधि भी रहती है कैलेंडर में। ठीक है, सो इस तरीके से यूपीएससी क्या करता है, एक पेज का एक कैलेंडर जारी कर देता है। तो सभी लोगों को एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कि अच्छा हमारी परीक्षा इस टाइम पे होने वाली है, तो इतना हमारे पास टाइम है और इतने में हम तैयारी कर सकते हैं। मैं एक नज़र आपको ये कैलेंडर दिखाना भी चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, संघ लोक सेवा आयोग, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ है। मैं चाहता तो स्लाइड पे लिख भी सकता था, लेकिन मैं चीज़ों को ओरिजिनल बनाए रखना चाहता हूँ ताकि आपको वो ओरिजिनल वाली फीलिंग आए। ठीक है, तो भर्ती या फिर परीक्षण कार्यक्रम 2025, ये 25 का कैलेंडर यहाँ पे लगा है। अब देखो यूपीएससी 1 साल पहले से कैलेंडर जारी कर देता है, मतलब जिन लोग को 2025 में एग्ज़ाम देना है वो अभी से डिसाइड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी वगैरह। तो ये देखो अलग अलग परीक्षाओं के नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे सबकी लिस्ट दी गई है। जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वो है हमारी सिविल सेवा परीक्षा 2025। अभी 24 का एग्ज़ाम कब होना है वो तो आपको पता ही होगा। 2025 का एग्ज़ाम कब होना है वो पहले से ही डिसाइड कर दिया है यूपीएससी ने। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद फिर आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी होगी और 25 मई को एग्ज़ाम होगा। 2025 में 25 मई को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा और ये 1 दिन चलेगा, ये इसकी समयावधि हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से नीचे आप और इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको मेंस की भी डिटेल मिल जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की डेट कैलेंडर में आपको मिलेगी।
सो ये था यूपीएससी का कैलेंडर। यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और कह दिया कि भाई इस तारीख को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और नोटिफिकेशन जारी का मतलब फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। तो परीक्षा की अधिसूचना या नोटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप कहोगे ये भी एक पेज का होता है क्या? जी नहीं, एक पेज का नहीं होता, लगभग 150 से 200 पेज का होता है। हिंदी में भी जारी होता है और इंग्लिश में भी जारी होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें सब कुछ रहता है, परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी, चाहे मैं आपको दे रहा हूँ या फिर किसी अन्य यूट्यूब वीडियो पर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं तो आपको टीचर जो जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी की सारी जानकारी वो कहाँ से लेके आए हैं? वो लेके आए हैं इसी PDF से, जिसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं यूपीएससी का। तो इसमें ऐसा क्या क्या रहता है? तो वैसे तो मैंने बोल दिया एक लाइन में कि सब कुछ रहता है, फिर भी आप थोड़ा सा देख लो कि क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले तो पात्रता या आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि की शर्तें। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी जानकारी, मतलब इसमें रहता है कि आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, क्या क्या लगेगा उसमें, कैसे आपको कितनी साइज़ की फ़ोटो लगानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने, सब कुछ लिखा रहता है। इसके बाद फिर सभी स्तरों पर परीक्षा का पाठ्यक्रम, सभी स्तर कहने का मतलब प्रीलिम्स और मेंस, सबका सिलेबस भी दिया रहता है आपका इसी नोटिफिकेशन में। सिलेबस कोई अलग से डाउनलोड नहीं होता, ठीक है, इसी नोटिफिकेशन में सिलेबस भी रहता है, और साथ में प्री और मेंस के जो परीक्षा के केंद्र बनाए जाते हैं उनका भी विवरण रहता है इसी डॉक्यूमेंट में। हालांकि 150-200 पेज, उसमें ऐसा नहीं कि सब इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो ऑप्शनल हैं उन सब का सिलेबस भी दिया रहता है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब 32 के लगभग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अब सबका सिलेबस पूरा, और GS 1 2 3 4 इनका सिलेबस, और एक एक चीज़ का सिलेबस, और फिर अलग अलग SC ST OBC जनरल सब के लिए सब पूरे नियम कानून निर्देश सब कुछ दिया है। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट की साइज़ तो बड़ी होगी। आपके काम की जितनी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी 150-200 पेज आपके काम के होंगे, आपका जो ऑप्शनल है उसका सिलेबस आपके काम का होगा। आप जिस कैटेगरी में आते हो, आप जिस कम्युनिटी में आते हो, उससे संबंधित जो नियमावली है वो आपके काम आएगी, और जितनी कॉमन जानकारी है वो आपके काम आएगी। तो सभी स्तरों पर परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा का केंद्र इत्यादि होता है। इसके अलावा परीक्षा संबंधी जितने दिशा निर्देश हैं, जैसे कि आपको OMR सीट कैसे भरनी है, वो भी इसमें दिया रहता है। तो इसको हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित ये पूरी जानकारी का एक मूल स्रोत है। तो ठीक है, परीक्षा की अधिसूचना जारी हो गई, आपने नोटिफिकेशन को समझ लिया अच्छे से, सब कुछ हो गया। तो अब फिर क्या बारी आती है? अब बारी आती है OTR पहचान बनाने की, या फिर यूँ कहें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की। OTR पहचान, इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर उसके बाद आपको जितनी भी परीक्षाएं देनी हैं या जितने भी अटेम्प्ट्स देने हैं आप देते रहो। OTR पहचान में बेसिकली क्या होता है कि जो UPSC है वो आपकी मूलभूत जानकारी मांग लेता है, जिससे आपकी व्यक्तिगत पहचान होती है कि ठीक है आप ही हो। कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम भी देते हैं, और UPSC मैंने अभी बताया था कि बहुत सारी परीक्षाएं लेता है, तो कई बार वो दूसरी परीक्षाएं भी दे रहे होते हैं। अब सभी परीक्षाओं के लिए व्यक्ति एक ही है, लेकिन वो इधर भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फिर उधर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फिर उधर रजिस्ट्रेशन कर रहा है। UPSC को ना बहुत बड़ा सा डेटाबेस मैनेज करना रहता था, और एक ही व्यक्ति की 4 जगह अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो मैनेजमेंट को थोड़ा आसान बनाने के लिए UPSC ने बोला कि आप लोग एक ही बार में हमें अपनी बेसिक जानकारी दे दीजिए, तो हम आपकी जानकारी को अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई दूसरी परीक्षा देंगे, दूसरी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे, या फिर मान लो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ही आप पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, आप दूसरे अटैम्प्ट में आप बैठेंगे, तीसरे में बैठेंगे, तो आपको जितनी भी परीक्षाएं देनी है UPSC वाली, आप सब देते रहिए। आपकी एक ही पहचान, एक ही आइडेंटिटी रहेगी जो हर जगह काम आएगी। इससे क्या होगा, आपको भी सुविधा होगी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो बार बार आपको अपना नाम वगैरह ऐसे टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी द सेम। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कई बार क्या होता है ना कि नाम में कहीं कुछ ऐसा लिख गया कि वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ हो गई। OTR पहचान जब बनती है तो हम पहले ही अपना नाम और अन्य चीज़ें UPSC को प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें क्या क्या शामिल रहता है ज़रा वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसमें शामिल रहता है सबसे पहले तो आपका नाम, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी और उसके बाद 10th क्लास का आपका रोल नंबर। ये इसलिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई किया जाता है 10th की मार्कशीट से, ठीक है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो तो फिर सिस्टम आपको 15 डिजिट की OTR ID जनरेट करके दे देता है। और साथ ही में आपको जो मेल मिलेगा उसमें 8 अंकों का एक पासवर्ड भी रहेगा, जो बहुत ही अजीब सा रहता है कि आप उसको याद नहीं कर सकते, वो सिस्टम जनरेटेड होता है। सो ये OTR पहचान आपकी जो बनती है वो upsconline.nic.in पे बनती है। आप घर पे भी बना सकते हैं इसको बड़े आराम से, और ये अनिवार्य है, ठीक है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। आगे हम बात करते हैं अब एग्जामिनेशन प्लान की। तो जनरली आपको मालूम है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू नाम से 3 स्टेजेस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी नज़र में होती है। UPSC की नज़र में 2 ही स्टेज होते हैं, एक प्रीलिम्स वाला और दूसरा जो मेंस है, उस मेंस में इंटरव्यू को भी शामिल करता है UPSC। तो एक बेसिक सी जानकारी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो फिर हम देखते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स की चर्चा करते हैं। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उस दिन से फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और प्रवेश पत्र कब आते हैं, तो पहले तो 3 सप्ताह पहले आ जाते थे, लेकिन अभी इसी वर्ष से UPSC ने क्या कर दिया कि नहीं, अब आपको 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र ऑनलाइन रूप से मिलेंगे, जो आप UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर परीक्षा की योजना क्या होती है। इसके लिए UPSC क्या करता है, 2 पेपर लेता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अपनी भाषा में हम कहें तो पेपर 1 मतलब GS का पेपर और पेपर 2 बराबर CSAT का पेपर। दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं, ठीक है। सुबह टाइम GS का पेपर हो जाता है 9 बजे से, फिर दूसरा पेपर शाम को या फिर 2 बजे, दोपहर के बाद 2 बजे से हो जाता है। दोनों जो पेपर हैं 200-200 अंकों के होते हैं। पहला जो GS का पेपर है उसमें 100 MCQs होते हैं। MCQs का मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको OMR सीट के गोले काले करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ABC वगैरह, तो गोले काले करने रहते हैं, ठीक है। जो CSAT का पेपर है वो भी 200 अंकों का होता है, लेकिन उसमें कुल 80 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो GS का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है और जो CSAT का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन 2.5 अंकों का हो जाएगा। सो ये सामान्य सी परीक्षा योजना रहती है। और साथ में एक और जानकारी कि जो आपका GS का पेपर होता है या फर्स्ट पेपर होता है, उसी पेपर से डिसाइड होता है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। कट ऑफ वगैरह इसी से डिसाइड होता है। जो सेकंड पेपर है CSAT का पेपर, वो केवल क्वालिफाइंग होता है और इसमें आपको 33% मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। तो जनरली आपको 27 क्वेश्चंस सही करके आने होते हैं, ठीक है, 27 प्रश्न। सो ये एक सामान्य सी परीक्षा योजना है। इस तरीके से प्रीलिम्स हमारी होती है। और प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आता है, तो लगभग 15 से 20 दिनों में रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ले रखी है, तो 20 से 25 दिन मैंने लिख दिया है। जनरली 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट आ ही जाता है, ठीक है, UPSC का। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई OMR सीट जो आपको मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में, वो कैसी होती है, वो ऐसी दिखती है, ठीक है। ये UPSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। UPSC आपको सब कुछ देता है। वो ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से आपको OMR सीट नहीं भरनी है और किस तरीके से OMR सीट आपको भरनी है। सो जैसे यहाँ पे लिखा है, ये परीक्षा केंद्र है, ये विषय है, ये उत्तर पुस्तिका की सीरीज़ का नंबर है A B C या D, फिर ये विषय कोड है और ये अनुक्रमांक है। तो कैसे करके भरना है, कैसे गोले काले करना है, वो विधि यहाँ पर बताई गई है। और कैसे करके नहीं करना है वो ये रहा। सो आप इसको थोड़ा सा देख लो। मैं ये चीज़ें आपके सामने इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप अटेम्प्ट देने से पहले ही चीज़ों को रियलाइज़ कर सकें कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। कई बार नहीं तो दिमाग में आता है ना कि अरे यार तैयारी तो नहीं है, लेकिन चलो एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ही मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अब खाली एक्सपीरियंस के चक्कर में क्यों आप अपना एक अटेम्प्ट ख़राब करोगे बिना तैयारी के, ठीक है। उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि जो भी अटेम्प्ट देंगे हम पूरी तैयारी के साथ देंगे, और उसके बाद फिर यदि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है तो उसको फिर हम झेल सकते हैं। सो ये प्रीलिम्स के बारे में जानकारी थी। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। ये वही एग्ज़ाम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। इतना लिखना पड़ता है कि जब तक आपकी उंगलियों में छाले ना आ जाएं लिखते लिखते, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस करनी रहती है आंसर राइटिंग की, और ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना रहता है। तरीके से व्यवस्थित आपको ऐसे आंसर लिखने हैं कि आपके आंसर उन कैंडिडेट्स में से हों जिनका सिलेक्शन होना है, ना कि उन कैंडिडेट्स में से जिनको बाहर का रास्ता दिखा देता है UPSC। सो मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं
ये प्रीलिम्स के बाद 2.5 से 3 माह बाद ये परीक्षा हो जाती है। उसके बाद फिर जब मेंस एग्ज़ाम होता है तो हमें डेफ 1 भरना पड़ता है। डेफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और ये फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि जो सेकंड होता है डेफ वो इंटरव्यू के पहले भरा जाता है। सो डेफ 1 में क्या क्या रहता है, ये बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है, लगभग पूरा दिन इसमें चला जाता है फॉर्म भरते भरते, ठीक है। सो इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में माँ की इन्फॉर्मेशन अलग, पिताजी की इन्फॉर्मेशन अलग, और यदि आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे थे, पहले से किसी प्रोफेशन में थे, तो वो एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगी जाती है। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो भी आपको अपलोड करने रहते हैं PDF के फॉर्म में। सो ये बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है, इसमें आपकी लगभग सारी जानकारी UPSC आपसे ले लेता है, ठीक है। तो ये जनरली इसकी प्रक्रिया है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की। परीक्षा की योजना क्या है, तो मेन एग्जामिनेशन में जो रिटन वाला है उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, यहाँ पे 9 पेपर होते हैं। इन 9 पेपर्स में से जो आपके 7 पेपर हैं उनके आधार पे मेरिट बनाई जाती है, और जो शेष 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। प्रीलिम्स में एक था क्वालिफाइंग, जिसको CSAT हम कहते हैं। यहाँ पे 2 पेपर हैं, दोनों लैंग्वेज हैं। एक लैंग्वेज इंग्लिश है जो कंपलसरी है सभी के लिए पूरे भारत में, और एक लैंग्वेज होती है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएँ दी हैं, उनमें से कोई एक भाषा का चयन उम्मीदवार को करना रहता है। तो एक भारतीय भाषा और एक इंग्लिश, ये 2 पेपर होते हैं और दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। अब क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 33% प्राप्त करने, वो CSAT के लिए नियम है। यहाँ पे आपको केवल 25% अंक प्राप्त करने रहते हैं। सो ये जो आपके 9 पेपर हैं इनमें से 7 से मेरिट आपकी बनती है, रिजल्ट फाइनल, और 2 आपको क्वालिफाई करने रहते हैं। UPSC कहता है कि यदि आप इन क्वालिफाइंग पेपर्स में फेल हो गए तो हम आपके ये बाकी पेपर भी चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये 9 प्रश्न पत्र किस प्रकार से हमारे व्यवस्थित हैं। इनमें से आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि जो 7 पेपर हैं हमारे, ये 250 अंकों के होते हैं, और जो क्वालिफाइंग पेपर हैं हमारे वो 300 अंक के होते हैं, ठीक है। तो जो टोटल 9 पेपर हैं उनमें कौन कौन से पेपर शामिल रहते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शनल, आपका सब्जेक्ट जो होता है ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसके बाद GS यानी जनरल स्टडीज़, इसके टोटल 4 पेपर होते हैं, GS 1, GS 2, 3, 4, ये मैंने आपको ओवरव्यू लेसन में बताया था। इसके बाद एक ऐसे का पेपर होता है। तो अभी तक हो गए टोटल 4 और 2 6 और 1 7, ये सब के सब इनसे मेरिट बनती है, मतलब इनमें आपको अच्छा परफॉर्म करना रहता है। इसके बाद जो शेष 2 पेपर होते हैं वो लैंग्वेजेस के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश कंपलसरी। सो ये परीक्षा की योजना रहती है, इस तरीके से पूरी परीक्षा आयोजित करता है UPSC रिटर्न वाली, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ेंगे तो टाइम टेबल वगैरह। रिजल्ट कब आता है मेंस का, तो 2 से 2.5 माह बाद रिजल्ट आ जाता है। जैसे सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और अगस्त में यदि एग्ज़ाम होगा तो नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने आपको वहाँ पे OMR सीट दिखाई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेन एग्जामिनेशन में आपकी जो आंसर सीट आपको मिलती है वो कैसी होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी GS 1 की आंसर सीट है, ये उसका फ्रंट पेज है, और ये वो पेज है जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी रहती है। तो और भी अन्य पेज होते हैं। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से देख पा रहे होगे कि इसमें लाइनें नहीं खींची हैं। ये एक प्लेन टाइप का पेपर है जिस पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा, साथ में आंसर सीट में भी आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन के लिए एक निश्चित जगह मिलेगी आपको कि बस इतनी ही जगह में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे हर प्रश्न के लिए जो आपको स्थान मिला है उसी स्थान पे आपको अपना उत्तर लिखना है। सो यहाँ पे मैं 2 बातें मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि आपको ब्लैंक टाइप की सीट मिलती है, लाइनों वाली सीट नहीं मिलती। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें घर पे तो बिना लाइनों वाली सीट पे ही करें। और दूसरी बात कि आपको लिखने के लिए एक निश्चित जगह मिलती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले ये वाला क्वेश्चन कर दिया फिर पीछे जाके दूसरा कर रहे हो, नहीं। जहाँ जिस क्वेश्चन के लिए आपको जगह मिली है आंसर लिखने के लिए, वहीं पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल सीट है, UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके मैंने आपके सामने पहुँचाई है। तो ये मेंस एग्ज़ाम के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो ये 275 अंकों का होता है टोटल, और ये प्रधान परीक्षा का ही एक भाग है, ठीक है। इसमें लगभग 2 गुने उम्मीदवार आमंत्रित किए जाते हैं। 2 गुने कैसे, जैसे मान लो 1000 पोस्ट हैं
तो 1000 पोस्ट हैं तो आपके 2000 या फिर 2200 ऐसे कुछ कैंडिडेट आमंत्रित किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। क्या क्या होता है इसमें? तो इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको डेफ सेकंड भरना रहता है इंटरव्यू के टाइम पे। जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आया, मान लो आज मेंस का रिज़ल्ट आया दिसंबर को, तो कल से आपका डेफ सेकंड भरना शुरू हो जाएगा। जनरल ऐसा है, ये चेंज हो सकता है। तो डेफ सेकंड में आपको क्या क्या भरना रहता है, बहुत सारी जानकारी तो यूपीएससी ले ही चुका है ऑलरेडी। डेफ सेकंड में चूँकि अब क्या होना है इंटरव्यू में, या तो आप इस तरफ या उस तरफ, तो इस टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, आप कौन सा कैडर लेना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं और ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने एक लिस्ट देखी थी पूरी पिछले वीडियो में कि टोटल 24 सेवाएं हैं सिविल सर्विसेज में। तो उनमें यूपीएससी पूछता है इस डेफ सेकंड में कि आप बताओ कि पहले आपको क्या चाहिए। तो जनरली सब लोग आईएएस भरते, फिर आईपीएस, फिर आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस, जो भी जिसको चाहिए रहता है वो भर देता है। सभी 24 सेवाओं को वो क्रम दे देता है। मान लो किसी सेवा को यदि उसने क्रम नहीं दिया है, ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस शुरू की 4-5 सेवाएं जो उनको चाहिए उनका क्रम देते हैं, बाकी को नहीं देते। तो यूपीएससी क्या करता है, फिर वो अपने हिसाब से आपको सेवाओं का आवंटन कर देता है। इसमें आप अपनी शंका को दूर कर लें कि आप कहोगे कि किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया तो ऐसा तो नहीं कि बाहर कर देंगे, नहीं, बाहर नहीं करते हैं। फिर वो अपनी सुविधानुसार आपको वो सेवा दे देते हैं। इसके बाद फिर कैडर की प्रेफरेंस कैसे देते हो, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा देश 5 जोन में विभाजित है, ठीक है, और 5 जोन में टोटल 24 कैडर आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जोन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपने किसी को मान लो जोन 5 जोन में से सेकंड वाला जोन चाहिए, ठीक है, तो सेकंड जोन वो सिलेक्ट करेगा सबसे पहले। उसके बाद फिर सेकंड जोन में जितने भी कैडर आते हैं फिर उनमें से सिलेक्ट करेगा कि पहले हमको क्या चाहिए, दूसरे में क्या चाहिए, तीसरे में क्या चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा जोन 2 को वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर मान लो उसकी प्रेफरेंस है कि हमें फिर जोन 3 चाहिए, तो जोन 3 जिसमें मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तो जोन 3 को वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर वो देखेगा कि मुझे एमपी चाहिए या फिर गुजरात चाहिए या फिर महाराष्ट्र चाहिए, तो इनमें क्रम देना पड़ेगा। और जब इनमें क्रम हो जाएगा तब जाके फिर वो अगले जोन को सिलेक्ट करेगा। आप समझ पा रहे हो, पहले जोन को प्रेफरेंस देगा, फिर जोन के अंदर जाएगा, फिर उसमें कैडर को प्रेफरेंस देगा, फिर बाहर निकल के आएगा, फिर अगले जोन को प्रेफरेंस देगा कैंडिडेट, फिर उसके अंदर जाएगा, फिर उसमें कैडर को प्रेफरेंस देगा, फिर बाहर निकल के आएगा, फिर अगले जोन में जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है और सभी के सभी 24 कैडर वो सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे फिर से वही बात लागू होगी कि यदि किसी कैडर को उसने प्रेफरेंस नहीं दिया है तो फिर आपको जो डीओपीटी है वो अपने हिसाब से कैडर एलोकेट कर देगा जो उसको सूटेबल लगेगा आपकी रैंक के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। तो यदि आपने प्रेफरेंस दी है तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी, और आपने प्रेफरेंस नहीं दी है तो फिर वो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी आपको। सो इस तरीके से ये डेफ सेकंड में हम लोग सर्विस और कैडर को प्रेफरेंस देते हैं। फिर हॉबीज़ वगैरह, तो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं ये भी कोई हल्के में मत ले लेना है इस हॉबीज़ को, क्योंकि आप जो भी डेफ 1 या डेफ 2 में आप जो भी भर रहे हो वो सबका सब इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखा रहता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी लिख रहे हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात, समझ लो आप इंटरव्यू बोर्ड से कह रहे हो कि सर आप इस बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो कुछ भी भरेंगे पूरा होश हवास में सोच समझ के भरिएगा, और जो भी भरें उसके उत्तर भी पहले से तैयार करके रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डेफ आपको भरना रहता है। तो ठीक है, डेफ भर गया। अब इंटरव्यू के लिए आप पूरी तैयारियां होती हैं और इंटरव्यू के बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जनरली क्या है, यूपीएससी का ऑफिस तो बहुत बड़ा है, तो उसमें अलग अलग रूम में, एक रूम यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 4, 6, 8 या जितनी भी आवश्यकता होती है यूपीएससी 4-5 लोगों के समूह बनाता है, और वो एक समूह एक इंटरव्यू बोर्ड कहलाता है। ये अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि अब किस तरीके का कैंडिडेट आ रहा है उससे किस तरीके की चीज़ें पूछनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वैसे वाले जो बोर्ड मेंबर हैं वो उस बोर्ड में रहें। तो इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड्स बनाए जाते हैं। अब ये इंटरव्यू लगभग 3 से 4 माह चलते हैं, और इसमें इनके 2-3 सेशन होते हैं। मतलब पहले 1-आध महीने इंटरव्यू ले लिए, एक लिस्ट जारी करी, कैंडिडेट्स को बुलवाया, इंटरव्यू लिए उनके, फिर 1-2 दिन का गैप ले लिया, फिर दूसरी लिस्ट जारी करी,
फिर कैंडिडेट्स को बुलवाया, फिर उनका इंटरव्यू ले लिया। सो इस तरीके से 3-4 महीने करीब ये पूरा चलता है सिस्टम। जनरली जनवरी से चलता है और अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है। सो इंटरव्यू के अलग अलग सेशन में सभी के इंटरव्यू होते हैं और इसी इंटरव्यू के दौरान आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। मतलब जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाने रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है। सो ये इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया होती है। इंटरव्यू की इस प्रक्रिया के बाद रिज़ल्ट और प्रिकॉशंस। आपने इंटरव्यू दे दिया, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो आपने इंटरव्यू दे दिया, अब आप बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। सो जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आप कैसे देखोगे? तो रिज़ल्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा upsconline.nic.in वेबसाइट पे, जो दूसरी वाली वेबसाइट यूपीएससी की, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आपको मिलेगी। ये आप upsc.gov.in वाली वेबसाइट से भी जा सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पहुँचा देगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने 2023 की ये स्लाइड लगाई हुई है स्क्रीनशॉट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के उन कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट है जो क्वालिफ़ाई कर चुके उसको, फिर उसके नीचे उन कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट है जिन्होंने क्वालिफ़ाई नहीं किया है उसको, और फिर नीचे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। तो यदि आपको प्रीलिम्स का रिज़ल्ट देखना है तो यहाँ क्लिक करें, यदि आप क्वालिफ़ाई कर गए हैं तो यहाँ क्लिक करें, रिज़ल्ट देखने के लिए क्वालिफ़ाई नहीं किए हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना रोल नंबर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, एग्ज़ाम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा कोड है, ये इमेज का जो टेक्स्ट आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जनरली सबको मालूम होता है, बस मैं बता रहा हूँ इसे। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी मार्कशीट आपके सामने होगी। सो परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। अब हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ सावधानियाँ रखनी रहती हैं। वो सावधानियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं उनको। सबसे पहली सावधानी कि आपको अधिसूचना या नोटिफिकेशन, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और सभी स्तरों पर आपको जितने भी निर्देश दिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, सबको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और नोटिफिकेशन का तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि पूरा एक दिन आप निकाल के बैठें और अच्छी ध्यान से पूरा सिलेबस देखें। नोटिफिकेशन में जो जो नए बदलाव हुए हैं परीक्षा के नियम वगैरह में, वो सब देखें, पूरा पढ़ें जितना आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने ज़रा सा भी कुछ लापरवाही करी तो मान लो आपकी पढ़ाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, आपके अंक भी ठीक ठाक आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसे इशू आ गया फॉर्मेलिटी से रिलेटेड, तो पता चला आपकी उम्मीदवारी। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दिन का समय लगा दें, उसमें कुछ नहीं जा रहा आपका। तो न केवल नोटिफिकेशन को पढ़ें, जब मेंस के टाइम पे आपको निर्देश दिए जाते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे जो निर्देश दिए जाते हैं, उनको भी आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई कोताही न बरतें इस मामले में, ये पहली सावधानी रखें। दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि आपकी एक व्यवस्थित ईमेल आईडी हो और सक्रिय मोबाइल नंबर हो। व्यवस्थित ईमेल आईडी कहने से मेरा मतलब है कि ऐसी कोई ईमेल आईडी ना हो जिसमें कुछ अजीब सा लिखा हो, champuji@gmail.com या कुछ भी। थोड़ी व्यवस्थित ईमेल आईडी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने डेफ भरे हैं, वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपके रखे रहेंगे और उसमें सबसे पहले ही आपका ईमेल दिख जाएगा। यदि उसमें कुछ भी अजीब सी चीज़ लिखी है तो पहला क्वेश्चन वहीं से बनेगा, और यदि वो चीज़ अजीब है तो आप फिर उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं दे पाओगे, और उनको बेवकूफ़ तो आप बना नहीं सकते हो, वो समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो। सो इस तरीके से कोशिश करो कि फॉर्म जब आप भरते हो, फॉर्म भरने से पहले ही यदि आपको अच्छी ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो ईमेल आईडी को थोड़ा ठीक ठाक बना लो, उसी ईमेल आईडी को फिर आप प्रयोग करो। और साथ में परीक्षा के दौरान आप उस ईमेल आईडी में परिवर्तन ना करें बीच में। ऐसा नहीं चलेगा कि प्रीलिम्स में आपने वो ईमेल आईडी दी थी, अब मेंस के टाइम पे आप दूसरी आईडी दे रहे हो, या फिर इंटरव्यू के टाइम पे दूसरी आईडी, ये नहीं चलेगा। आपको जो भी फेरबदल करने हैं वो फॉर्म भरने से पहले कर लो, और ऐसे ही करना है आपको मोबाइल नंबर के साथ। तो ये दूसरी सावधानी है। तीसरी सावधानी क्या रखनी है, प्रीलिम्स के टाइम पे आपने फ़ोटो खिंचवाए होंगे अपने, उन फ़ोटोज़ को संभाल के रखना है, और वो मेंस और इंटरव्यू तक आपको उन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करना है, ठीक है। कई बार हम क्या है, प्रीलिम्स के टाइम पे जो फ़ोटो लिए थे वो या तो गुम जाते हैं, कहीं रख देते हैं, हम पता नहीं रहता, मेंस के टाइम पे फिर दोबारा से खिंचवाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। जो फ़ोटो आपके शुरू में आपने लगाए हैं वही आखिरी तक चलेंगे, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया में, इनमें भी किसी प्रकार का आपको कोई चेंजेस वगैरह नहीं करने।
चौथी सावधानी आपको रखनी कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उन सबको अपडेटेड रखें। अब सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेबल नहीं होते हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे किसी को आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करवाना है, वैसा कि स्पेलिंग मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ का मिस्टेक है या कुछ भी जो भी है, या किसी को फ़ोटो चेंज करवाना है, वो आप पहले से ही करवा लें, बीच में बदलाव ना करें। इसके बाद जो पांचवी और आखिरी सावधानी आपको रखनी है वो है कि जितने भी अटेम्प्ट्स आप दे रहे हैं, आप कहोगे कि भाई ये श्राप दे रहे हो क्या कि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट देने पड़े। श्राप नहीं दे रहा हूँ, देखो अब चूँकि एग्ज़ाम है तो या तो पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, और वैसे भी मान लो 1000 यदि पोस्ट हैं तो आपको पता है कि लगभग 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अब सबके लिए तो सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ लोग तो बाहर होने ही होने, तो जिन लोग का सिलेक्शन नहीं होगा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानो। तो मान लो उनका यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने जितने भी अटैम्प्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास में रखें। इसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रख सकते हैं, या फिर जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है वेबसाइट से वो अपने पास रख सकते हैं। आप कहोगे इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो ना डेफ 1, तो उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो यदि दिया है तो फिर एक टेबल बनी रहती है, उसमें उस टेबल में लिखा रहता है ऊपर एक ईयर, जैसे मान लो 2020, 2021, 2022। तो वो कहते हैं कि यदि आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो 2020 में आपका रोल नंबर क्या था वो भरो, फिर 2021 में जो रोल नंबर था वो भरो, फिर 2022 का रोल नंबर भरो। ऐसे करके वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आपसे पूरी। यदि ये आपके पास नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हालांकि बहुत दिक्कत नहीं होती है, पर ज़बरदस्ती हम दिक्कत को क्यों क्रिएट करें, ठीक है। सो बेहतर है कि हम इतनी सावधानी पहले से ही बरतें ताकि ऐसी कुछ नौबत हमारे पास ना आए कि हम यूपीएससी के चक्कर काटते फिर रहे फिर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस तरीके से जितनी ये जानकारी थी हमारी परीक्षा की वो सारी जानकारी प्राप्त हो गई। अब इसको समराइज़ करने के लिए मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाहता हूँ जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का, उसकी पूरी टाइमलाइन, मतलब नोटिफिकेशन जारी होने से पूरा रिजल्ट आने तक की टाइमलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे आप समझ जाओगे कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है यूपीएससी की। सिविल सेवा परीक्षा की 2023 की टाइमलाइन। सबसे पहले प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए बात करें तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2023 वाली परीक्षा के लिए 1 फरवरी 2023 को। इसके बाद फिर जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो थी 21 फरवरी 2023 शाम को 6 बजे तक। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, रात के 12 बजे तक पोर्टल पे रहता है कि भाई आप फॉर्म भर सकते हो। यूपीएससी का ऐसा नहीं है, वो शाम को 6 बजे तक का लेता है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर साइट बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद एडमिट कार्ड कब जारी हुए थे, तो 8 मई को एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। एग्ज़ाम कब होना था, एग्ज़ाम होना था आपका 28 मई 2023 को। रिज़ल्ट कब आया, रिज़ल्ट आ गया था 15 दिन बाद, ठीक है, यानी कि 12 जून 2023 को प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया 2023 का, ठीक है। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो फिर मेंस का, तो मेंस का डेफ भरना शुरू हो गया था 10 जुलाई 2023 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 12 जून है और ये है 10 जुलाई, ठीक है। 1 महीने बाद लगभग डेफ भरना स्टार्ट हो गया था मेंस के लिए। तो डेफ 1 भरने की लास्ट डेट क्या थी, 9 दिन का टाइम दिया था डेफ 1 भरने के लिए, तो 19 जुलाई 2023 लास्ट डेट थी उसकी। एडमिट कार्ड कब आए थे, एडमिट कार्ड आ गए थे आपके 20 अगस्त 2023 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 19 जुलाई को लास्ट डेट और 20 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड आ गए, तो लगभग 1 महीने का अंतर है इसमें। इसके बाद एग्ज़ाम कब होना था, तो एग्ज़ाम था 15 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक मेंस का एग्ज़ाम चला पूरे। ये 5 दिन चलता है, ठीक है, लेकिन बीच में गैप रहता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा दिख रहा होगा, नहीं तो 5 दिन का रहता है, पूरे 9 पेपर 5 दिन में होते हैं। इसके बाद रिज़ल्ट कब आया था मेंस का, तो 8 दिसंबर 2023 को मेंस का रिज़ल्ट आ गया था। लगभग 2 से ढाई महीने बाद मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है। ये मेंस की पूरी प्रक्रिया थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टेबल मेंस का, ये लिखा है सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2023 की समय सारणी। 15 सितंबर से पेपर स्टार्ट हुआ, तो पहला जो दिन था उसमें निबंध का पेपर हुआ था सुबह टाइम, शाम को टाइम कोई पेपर नहीं था। यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक दिन में 2 पेपर होते हैं मेंस में भी, ठीक है। एक 9 बजे से होता है 12 बजे तक, एक 2 बजे से, तो 3-3 घंटे के पेपर ये हमारे होते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन पेपर था शनिवार को, वो सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर सुबह टाइम और सेकंड का पेपर शाम को टाइम।
यानी कि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जो पेपर है सोसाइटी वाला वो सुबह हो गया, शाम को फिर पॉलिटी वाला पेपर हुआ जीएस का, ठीक। उसके बाद फिर आगे देखोगे आप 17 तारीख को यानी रविवार को, तो 17 तारीख को पेपर हुआ सुबह टाइम जीएस 3rd का और शाम के टाइम जीएस 4th का एथिक्स वाला, ठीक। इसके बाद फिर कुछ दिन का गैप मिला, 5 दिन का गैप मिला लगभग। फिर उसके बाद अगले शनिवार को 23 तारीख को जो मैंने बताया था क्वालिफाइंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके पेपर हुए। तो सुबह टाइम हो गया भारतीय भाषा का और शाम के टाइम हो गया अंग्रेजी का पेपर। उसके बाद फिर गैप नहीं मिला, फिर अगले ही दिन आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसका पेपर हुआ। सुबह टाइम जी हाँ ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर और फिर शाम के टाइम ऑप्शनल का सेकंड पेपर। अब ठीक है, परीक्षा भी हो गई। अब इसके बाद होना है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके लिए आपको डेफ सेकंड भरना रहता है। तो डेफ सेकंड की जो डेट आई थी, मैंने आपको बताया था कि 8 दिसंबर को रिजल्ट आया था मेंस का, तो 9 दिसंबर से डेफ सेकंड भरना शुरू हो गया था। लास्ट डेट क्या थी, तो केवल 5 दिन मिले थे, 6 दिन मिले थे लगभग, तो 15 दिसंबर तक इसका डेफ सेकंड भरने का टाइम था। इंटरव्यू जब स्टार्ट हुए तो फेज़ 1 के इंटरव्यू 2 जनवरी से 16 फरवरी तक चले थे। इसमें लगभग 1026 कैंडिडेट्स, लगभग क्या वो फिक्स ही है, 1026 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया गया। फिर 2 दिन यूपीएससी ने आराम किया, आराम तो नहीं किया, कुछ काम ही किया होगा, बस मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए रेस्ट लिया। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ 19 फरवरी से लेके 15 मार्च तक चला और इसमें 1003 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद फिर जो शेष कैंडिडेट्स बचे वो थे 817, तो उनका इंटरव्यू लिया गया फेज़ 3rd में, जो कि 18 मार्च से 9 अप्रैल तक चला। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करना कि 9 अप्रैल को आखिरी इंटरव्यू हुआ था। तो फिर रिज़ल्ट कब आया फाइनल रिज़ल्ट आया 16 अप्रैल को, ठीक है। आप देख सकते हो 1 हफ्ते बाद, जैसे ही आखिरी इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो 1 हफ्ते बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आ गया था यूपीएससी का। और इसमें यूपीएससी ने 1016 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया था कि ये लोग सिविल सर्वेंट बनने लायक हैं। तो ठीक है, अब फाइनल रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट कैसे आता है तो वो पीडीएफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2023 वाला, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी पीडीएफ में अपना नाम आपको लेके आना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नाम इसमें आ जाए। सो इस तरीके से ये पूरी परीक्षा की प्रक्रिया थी। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया आई होप, लेकिन आपको काम की बातें मिली होंगी। अब हम एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस किया। यूपीएससी के बारे में देखा कि यूपीएससी वो संस्था है जो हमारा एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स वगैरह देखे हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देखी, OTR ID वगैरह सब। एग्जामिनेशन प्लान देखा, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। फिर रिज़ल्ट और कुछ सावधानियां भी हमने देखी। और उसके बाद फिर 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसकी पूरी टाइमलाइन भी हमने डिस्कस करी इस वीडियो में। अब देखते हैं कि वीडियो का सार क्या निकला। वीडियो का सार निकला हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो सिविल सेवा परीक्षा है वो एक लंबी प्रक्रिया है जो लगभग पूरे वर्ष तक चलती है। इसमें कुल 3 चरण होते हैं और आयोग समय समय पर इस योजना में परिवर्तन करता रहता है। इसलिए हमें नोटिफिकेशन को तथा अन्य निर्देशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अब कल जो हमें डिस्कशन करना है उसमें हमारा लेसन का नाम है डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। ये लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आपको एग्जामिनेशन की डिमांड समझ में आ जाएगी तो आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल पाएगी। तो कल हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या देखना है उसको एक नज़र देख लो। तो सबसे पहले IAS की जो ड्यूटीज़ हैं हम उनको देखेंगे, क्योंकि ड्यूटीज़ ही तो आपको बताएंगी ना कि हमें कैसे लोगों से क्या काम करवाना है, तो उस हिसाब से यूपीएससी की डिमांड होगी। तो इसलिए हम IAS की ड्यूटीज़ को भी देखेंगे, साथ में देखेंगे कि यूपीएससी क्या कहता है अपनी डिमांड्स के बारे में। फिर जो पर्सनालिटी लेवल पे जो डिमांड होती है यूपीएससी की वो देखेंगे। अलग अलग फेजेज़ में क्या डिमांड करता है यूपीएससी, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, उनको देखेंगे। फिर कुछ और अदर डिमांड्स वगैरह होती हैं उनको देखेंगे। और साथ में ये जो हम पढ़ेंगे ना उनके साथ साथ में हम देखते जाएंगे कि उनका फुलफिलमेंट कैसे होगा उन डिमांड्स का जो यूपीएससी एक कैंडिडेट से करता है। सो इस तरीके से ये था हमारे वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी। यदि उपयोगी कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी वगैरह है तो कमेंट करके पूछें। और यदि आप घर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी अपनी यात्रा का साथी बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।